हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत का पेपर। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि संस्कृत में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आइए उन सबकी प्रॉब्लम का सॉल्व कर लेते हैं। और आज हम करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत का एक आदर्श प्रश्न पत्र। तो आई होप आप सभी ने हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ वो हमारे शेयर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि वो आने वाली सारी वीडियोस को आसानी से देख पाएँ। और आप हमें मोटिवेट करने के लिए अपने को अच्छी कमेंट्स दे सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है उचित विकल्प चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है गत्वा इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। देखिए, प्रत्यय पूछा है उन्होंने आपसे, तो आपको पता होगा जैसे हिंदी में प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगता है, वैसे संस्कृत में भी प्रत्यय होता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में एक छोटा सा अंतर होता है कि जैसे हिंदी में क्या होता है कि जो शब्द पीछे लगे होते हैं वही उनके प्रत्यय होते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। अभी यहाँ देखिए, फोकस कीजिए कि गत्वा शब्द में पीछे त्वा लगा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, त्वा टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। संस्कृत में ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ नोट करना, जब भी किसी शब्द के पीछे त्वा लगा होता है तो वहाँ पर प्रत्यय होता है कत्वा, आधा क, त और वा। जब भी संस्कृत में किसी वर्ड के पीछे, ध्यान रखिएगा, त्वा लगा है तो प्रत्यय कौन सा होगा, त्वा। देखिए, समझ के आप पढ़िएगा इसको, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि सेम यही पेपर आपके सामने आए। देखिए, आने के चांस तो बहुत हैं, लेकिन आपको ऐसी तैयारी करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रत्यय, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत आसानी से और सही करें। यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ आपको क्वेश्चन रटवा देते हैं कि इसका आंसर ये है, याद कर लीजिए। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है पढ़ाने का। मैं सोचता हूँ कि आपको चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुमुन प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, इसका मतलब होता है कि तुमुन प्रत्यय युक्त पद, मतलब ऐसा कौन सा पद है जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जिस शब्द के पीछे तुम लिखा हो, जिस शब्द के पीछे क्या लिखा हो, तुम, वहाँ पर होता है तुमुन प्रत्यय। आपको एग्जाम में दोनों चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर तुम लगा है वहाँ तुमुन प्रत्यय, और जहाँ तुमुन प्रत्यय है वहाँ पर तुम लगा होगा। तो देखिए ध्यान से, तुम कहाँ पर लगा है आपके सामने दिख गया आपको, ऑप्शन बी, ये हमारा सही हो गया। आई होप ये दोनों प्रत्यय आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। ऐसे ही मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से पेपर करना है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सही विकल्प की ओर। तो दोस्तों, तीसरा है हमारा अदाय इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। अदाय इत्यास्मिन पदे प्रत्यय, मतलब ये जो पद आपके सामने है इसमें कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, ये भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जब भी किसी शब्द के पीछे य लगा होता है, क्या लगा होता है, य, तो उसमें जो प्रत्यय होता है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो होता है ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों, ल्यप, ल्यप प्रत्यय। जब भी किसी वर्ड के पीछे यह लगा होगा तो वो ल्यप प्रत्यय होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा कि अदाय को अगर मैं अलग अलग करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये आ प्लस दा प्लस ल्यप। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें आ जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, दा जो है धातु हो जाएगी, और ल्य जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अ जो है वो हो जाएगा हमारा उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ल्यप जो हो गया वो हो गया हमारा प्रत्यय, और ये है हमारी धातु। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो जिस भी शब्द के पीछे यह आता है वो कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप प्रत्यय। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ जो जो बता रहा हूँ उसको नोट करते चले, ताकि एग्जाम में आपको इसके फुल में से फुल मार्क्स मिले। ठीक है, गतः इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति,
अब गत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी शब्द में पीछे सिर्फ तह लिखा रहे, दो विसर्ग लगे रहे, तह लिखा रहे, तो वहाँ पे उस प्रत्यय का नाम हो जाता है। देखिए जब भी सिर्फ तह लिखा है तो वहाँ पे प्रत्यय का नाम हो जाता है कत, आधा क और त। इसको त कत बोल सकते हैं, त बोल सकते हैं। जब सिर्फ सिंपल त लगा हो तो बिंदी लगी हो तो त प्रत्यय होता है। ठीक है, देखिए ल्यप तो हमने पढ़ा कि पीछे य लगा होता है तो ल्यप होता है। कतवतु जब पीछे वान लगा होता है। और त्वयत ये जिसमें मैं बताऊँ आपको क्या होता है ये, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अयम बालकः वीर, ये वीर बालक है, तो इत्यास्मिन वाक्य विशेष्य पदम, मतलब उसने बोला है कि विशेष्य कौन है। देखो विशेष्य कौन होते हैं, जिनके बारे में हम विशेषता बताते हैं, जिसके बारे में विशेषता बोलेंगे वो कौन होगा, विशेष्य। तो यहाँ पर वीर जो है वो तो विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है विशेषता, बालक की विशेषता बता रहा है, तो बालक क्या हो गया हमारा, विशेष्य पद। ठीक है, अगला क्रूर्द सिंह वने वसति, जो क्रूर सिंह होता है वो वन में निवास करता है, इसमें उन्होंने बोला है विशेषण पद। तो इसमें विशेषता क्या है कि सिंह कैसा है, क्रूद्र, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्रूद्र। ध्यान रखिएगा यहाँ पूछा उन्होंने विशेषण, विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में आपका इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये हमारे लिए बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत में एक अच्छी बात होती है कि हमें ऑप्शन मिल जाते हैं ताकि हम आसानी से इसमें आंसर फील कर सकते हैं। देखिए सलीलम इतस्य पर्याय पद, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको सलील का। तो ध्यान रखिएगा सलील, लोग इसको शरीर समझ लेते हैं, देखिए बिल्कुल गलत है। सलील जो है वो नीर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची दोस्तों, नीर का, जलवारी नीर, तो वही सलील भी है, वो नीरम का, सलीलम लिखा है इसलिए नीरम। ठीक है, पवन, पवन मतलब हवा होता है, इसका भी पर्याय पद बताना है। तो आपको पता है पवन को हम क्या बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सुकरम इत्यास्मिन विलोम पद। देखिए सुकरम मतलब होता है कुछ अच्छा काम करना, अच्छा कर्म करना, और इसका शुद्धम तो होगा नहीं क्योंकि तो पर्याय दिख रहा है, तो बचा क्या, दुर्बहम, दुर्बहम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अतस्यमय, अस्तमय, सॉरी अस्तमय इतस्य विलोम पद। देखो अस्त, अस्त होना मतलब आपको पता होगा ना, अस्त हो गया पर मतलब सूर्य अस्त होने वाला है, तो उसका विलोम क्या होता है, सूर्य का उदय होना, तो इसको बोलेंगे उदये, उदये, उदय होना। ठीक है, अगला कृषकाय, मतलब कृषकाय मतलब जो किसान होता है, कृषक बोलते हैं उसको कृषकाय, रिक्त स्थान आसित, आसित लगाते हैं पास्ट में। कृषकाय मतलब जैसा बोलते हैं बालकाय, बालक का, कृषकाय मतलब कृषक किसान का, अभियुक्त होता है, अभियुक्त, अभियुक्त, ये ध्यान रखना है आपको, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। ऊपर तो हमने विलोम और पर्याय पढ़ लिए, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। चोरः रिक्त स्थान आसित, चोर कौन था, तो चोर था भाई आरक्षी, न कि विपक्षी, कौन था, आरक्षी। और वाची रिक्त स्थान भवेत, वाची रिक्त स्थान भवेत तो इसमें आएगा वक्रता, क्या आएगा दोस्तों, वक्रता भवेत। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको इनको ध्यान रखना है। आपको इनको कॉपी में नोट चाहिए तो नोट करके रख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा रहे एग्जाम में आप वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्लीन करता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मार्क कर देता हूँ आंसर। जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, जिनका भी छूट गया वो जल्दी मार्क कर लें। पहले में नीरम, दूसरे में वायु, तीसरे में दुर्बहम, चौथे में उदय, पाँचवें में अभियुक्त, छठे में आरक्षी, सातवें में वक्रता। ठीक है दोस्तों, कई यूट्यूब पे ऐसे लोग भी हैं टीचर्स जो इंजीनियरिंग करके या अदर सब्जेक्ट में पढ़ के और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट्स को, लेकिन उन्हें संस्कृत का नॉलेज नहीं होता है, तो वो इस कारण से हो सकता है कुछ आंसर गलत जा सकते हैं।
तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप सही आंसर फिल करें और पेपर के लिए सही तरीके से याद करें उसको। ठीक है, सभी टीचर मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, गलती सबसे हो सकती है, सभी टीचर सभी इंसान भी है। तो हम आपसे बस ये उम्मीद करते हैं कि आप सही आंसर इसमें से पढ़ें और याद करें। आगे बढ़ते हैं। याद करा होगा कह, कम, केन, काय, कात, कस्य और लास्ट में आता है के। क में एक ही मात्रा। कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, के। ध्यान रखिएगा, कह जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में आता है, कम जो आता है वो द्वितीय विभक्ति में आता है, केन जो लगता है वो तृतीय विभक्ति में लगता है, काय जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति में लगता है, कात जो होता है वो पंचमी में लगता है, कस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति में लगता है और के जो है वो सप्तमी विभक्ति में लगता है। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति कह, द्वितीय कम, तृतीय केन, चतुर्थ काय, कात, कस्य और के। तो इसी के अकॉर्डिंग के की मात्रा लगी है बाल के, तो वैसे ही हमारा जब के लिखा है, ध्यान रखिएगा के है, तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये होगा हमारा सप्तमी विभक्ति। ये हो गया हमारा क का आंसर, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, लतया। अब आपको ये शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम किसी किसी दोस्तों को आ सकती है हमारे, कि भाई ये या क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, लतया जो है वो तृतीया विभक्ति है दोस्तों, और तृतीया विभक्ति का एक वचन है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये तृतीया विभक्ति तो है और साथ में उसका एक वचन भी है। जैसे बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, है ना। इस तरीके से बालक शब्द रूप होते हैं ना। तो वैसे ही लता शब्द रूप का भी लता भी पूरा शब्द रूप होता है। ठीक है, तो उसमें ये जो है वो तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है। इसके बाद दोस्तों लिखा है अहम। अहम मतलब होता है मैं, और ये जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अब तक जो तीनों हमने पढ़े हैं, बालके, लतिया, अहम, ये तीनों की विभक्ति चाहे अलग अलग हो, लेकिन इनका वचन अगर एग्जाम में पूछें आपसे तो ये तीनों एक वचन में ही आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तव। तव जो है ये दोस्तों अनादर, ये प्रथमा विभक्ति नहीं है, सॉरी, ये एक वचन में आता है और इसकी विभक्ति है दोस्तों षष्ठी। तव जो आपने एक सुना होगा, त्वम, युवाम, यूयम। जैसे अहम मतलब होता है मैं, वैसे त्वम मतलब होता है तुम। तो जो अपन विभक्ति पढ़ते हैं त्वम वाली, तो उसके अंदर षष्ठी विभक्ति में जो है आता है हमारे सामने क्या, तव। ये भी एक वचन में आता है दोस्तों। अब प्रहार। प्रहार में ध्यान से देखिए, प्र जो है वो उपसर्ग है हमारा, प्र जो है वो उपसर्ग है, और अपवाद में क्या है, अप उपसर्ग है। तो ये हमारी दोस्तों मैच द पेयर बन गई। देखिए इसके आंसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप इन चीज़ों को डिटेल में समझें, ताकि जब बोर्ड एग्जाम में ये जब आपके सामने आए तो आप बिना भूले सही सही कर पाएँ। ठीक है, बालक के लिए कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, के। ठीक है, ये कह, कम, केन जो है, जो प्रश्न निर्माण करेंगे ना संस्कृत में, तब भी ये बहुत काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि तब वहाँ कैसे काम आएगा। कई बच्चों का प्रश्न निर्माण भी गलत हो जाता है, तो वो गलती हमसे ना हो, इसलिए अब हम उसको सुधारेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्य उत्तरत, मतलब एक वाक्य में आपको उत्तर देना है दोस्तों। एक शब्द भी हो सकता है, एक वाक्य भी हो सकता है। देखिए अपने को तो सिंपल है, वद धातु, धातु वद धातु लिखा है, मतलब वद धातु है हमारी। लट लकार, देखिए लट लकार नॉर्मली वद धातु का होता है। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है, इसमें पहले आता है जो उसमें एक वचन है, ती आता है, फिर तह आता है, फिर आता है अंति। इसके मध्यम पुरुष में आता है सी, फिर आता है थह और फिर आता है थ, और इसके लास्ट उत्तम पुरुष में आता है आमी, आवह और आ मह। तो दोस्तों ये जो तीन है, ये आपका प्रथमा, मतलब
प्रथम पुरुष, ये तीनों आपके मध्यम पुरुष और ये तीनों आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। ये होते हैं आपका एक वचन, बीच वाला द्विवचन और ये त्रिवचन। अब देखिए पूछा क्या है, मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बीच वाली लाइन है, बहुवचन है थह। तो इसी प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व, द और थ, वदथ। ठीक है। अगर आपसे पूछते, उन्होंने इसकी जगह पर आपसे मध्यम पुरुष की जगह प्रथम पुरुष पूछते और बहुवचन पूछते, तो वो हो जाता ती तह अंति, मतलब वो जाता आपका वदंती। ठीक है। इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब धातु रूप जरूर याद करें। और धातु रूप याद करने का तरीका ये होता है कि आप जो पीछे जो उनके मात्राएं लगती, जो वर्ड्स लगते हैं, उन पे फोकस करें। ठीक है। जिससे आप एक और देखें, इसमें तू ताम अंतु लगती है, तू ताम अंतु अतम त आनी आव आमह। तो ये चीज़ें क्या है, ये ऐसी धातु रूप है जो आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है हमारा वदतः। सिर्फ थ लिखना है, थ ना मत लगाना। आगे देखते हैं अस धातु। अस धातु आपने देखा होगा कि अपन लिखते हैं ना अस्ति, आसित, तो इसे उन्होंने बोला अस धातु। ठीक है। तो उसने बोला लट लकार, इसका फिर से लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। ध्यान रखिएगा जब अस धातु चलाते हैं हम, तो इसके लिए अस मतलब नॉर्मली होता है या था या होगा, इनके लिए लगाते हैं अपन। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट में है, तो मैं बोलूँगा लट लकार। था मतलब वो तो भूतकाल हो गया। ठीक है। और होगा मतलब भविष्यकाल हो गया। तो देखिए अभी यहाँ पर लट लकार बोला है उन्होंने, उसका बोला है उन्होंने प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये होता है दोस्तों हमारा अस्ति। क्या होता है दोस्तों, अस्ति। अ आधा स और त में छोटी की मात्रा। ठीक है। अब लब धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष और बहुवचन। ध्यान रखिएगा लब धातु जो होती है वो होती है लभते, लभेते, लभन्ते। लब से लभेते, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने पूछा है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो होगा लभावहे, लभामहे। ल, भा, म और हे, लभामहे। ठीक है दोस्तों। अगला है गच्छति। क्रियापद में धातु कौन सी है, देखो दोस्तों गच्छ धातु है, इसको गम धातु भी कहते हैं हम। गच्छ भी लिख सकते हो आप, गम भी लिख सकते हो। ये गच्छ धातु या गम, बुक में दोनों लिखा होता है। अगला है सदाचार एवं परमोधर्म अस्मिन वाक्य अव्यय। देखिए अव्यय की एक लिस्ट आपको बुक में दी, ध्यान रखना। एव होता है, तत्र होता है, अथ होता है ना। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अव्यय है, अव्यय। ठीक है। हिंदी में भी अपन पढ़ते ना अव्यय होते हैं, वैसे ये अव्यय है। भी, यहाँ वहाँ, यदा कदा, अत्र तत्र, है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछे सत्र, सत्र जो है वो अव्यय नहीं होता। अत्र होता है, तत्र होता है, लेकिन कभी भी सत्र जो है वो अव्यय नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा अव्यय पूछा है तो इसमें तव आएगा, इसमें अव्यय पूछा है तो तत्र आएगा, इसमें पूछा तो अथ आएगा। जैसे सदाचार ही परमो धर्म है, तो एवं मतलब ही। तत्र विद्यालय अस्ति मतलब वह विद्यालय है। अथ कथा आरंभ, अब कथा आरंभ हो रही, तो अब क्या हो गया, अव्यय। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप अगर YouTube पे संस्कृत का पेपर आपने इससे पहले देखा होगा तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हो सकता है कि मैंने शायद कोई गलत बताया हो, तो मैं आपको संस्कृत की जो मैंने आपको धातु बताई है, इन सब धातु के लिए मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा, ताकि आपको ये विश्वास रहे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तो आइए इसके लिए हम कुछ देखते हैं आपके सामने। देखिए दोस्तों, ये है लभ मतलब प्राप्त करना, और लट लकार वर्तमान काल के अंदर जो धातु चलती है तो मैंने बताया था लभते, लभेते, लभन्ते होता है। लब से लभेते, लभध्वे होता है। लभे, लभावहे और लभामहे होता है। यहाँ पे म होगा दोस्तों, लभे, लभावहे, लभामहे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं कहीं यूट्यूब पे लभे आपको आंसर लिखाया हुआ है, जबकि लभे जो होता है वो उत्तम पुरुष में तो होता है, लेकिन वो एक वचन के अंदर आता है। और क्वेश्चन में हमसे उन्होंने क्या पूछा है, बहुवचन का आंसर देना है। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या आ रहा है, लभा महे। ठीक है दोस्तों, लभा महे आता है। आप खुद भी अपने फ़ोन में या फिर आपके पास बुक है तो बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है।
आइए मैं आपको एक और धातु रूप दिखाता हूँ जो दूसरी जगह पर गलत बताई हुई है। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार और। अस धातु, अस लट लकार वर्तमान काल में मैंने बताया कि प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति होता है। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे कोई दूसरी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर आपको किन टीचर्स ने पेपर सॉल्व करवाया और वहाँ पर उन्होंने आपको टिक जो करवाया है, वो आपको जो टिक करवाया है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको टिक करवाया है ये भविष्यति, ठीक है, जो कि रिट लकार होता है। क्वेश्चन में हमसे उन्होंने रिट लकार नहीं लट लकार पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपकी लकार की थोड़ी सी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान काल जब होता है तो होता है ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमय वह मह। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मली लकार होता है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, जब कोई इवेंट पास्ट में हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं टेंस में पास्ट टेंस, वैसे ही संस्कृत में उसको बोलते हैं हम दोस्तों लंग लकार। ठीक है, जिसमें होता है आसित मतलब था। ठीक है, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो देखते हैं हम भविष्य। और भविष्य में क्या होता है दोस्तों, रिट लकार, जिसमें इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यतः इष्यत इष्यामि इष्यावह इष्यामः, ये श ऐसा होता है, छोटी की मात्रा श और ई और ती ऐसे श लगता है ना, फिर तह अंति हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल हर एक चीज़ को डिटेल में चेक कर करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी आंसर गलत ना करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको आंसर्स मिलते नहीं और आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, कई बार आपको गलत आप देख लेते हैं और एग्ज़ाम में भी गलत लिख के आ जाते हैं और आपके मार्क्स बिना पता चले भी कट जाते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत रिसर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि सब चीज़ें सही जाए। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आई होप अब आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और अच्छे से आप समझ रहे हैं कि संस्कृत को डिटेल में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं हमारे पेपर की तरफ। आइए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम मतलब यस लिखना है, हाँ लिखना है, और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको न लिखना है, न मतलब नहीं। ठीक है, विद्यालयः इत्यास्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। ध्यान रखिएगा, विद्यालय को अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो हो जाएगा विद्या प्लस आलयः, विद्या प्लस आलयः। देखिए यहाँ भी लास्ट में आ की मात्रा है, यहाँ भी लास्ट में आ की मात्रा है, और आ मिलके बड़े आ की मात्रा बन जाती है दोस्तों जब भी, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, जब भी दो छोटी मात्राएं सेम होती हैं और वो मिलके बड़ी मात्रा बना लेती है तो वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। जिसे गिरी, मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ साथ में, जैसे गिरी, और इसमें मैं जोड़ दूँ ईश, क्या जोड़ो दोस्तों, गीश। देखो यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, और दोनों छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई की मात्रा बना लेते हैं गिरीशः। तो यहाँ पे मात्रा बड़ी हो गई, तो इसको भी हम दीर्घ संधि के नाम से ही जानते हैं, दीर्घ स्वर संधि। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमारा ये उत्तर क्या है दोस्तों, इसका जवाब है हमारा आम मतलब हाँ। अगला, मनोरथ इत्यास्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। देखिए दोस्तों, मनोरथ, मनोरथ का जब मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो वो होता है मनः, मनः धन रथः, मनः धन रथः, और इसको जोड़ने पे होता है मनोरथ। तो दोस्तों ये जब लग जाता है जोड़ते वक्त तो ये तो बन जाता है हमारा विसर्ग संधि, और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, व्यंजन संधि, तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। तो इसमें क्या आ जाएगा, न। आइए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे की तरफ। जगदीश इत्यास्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, जगदीश इत्यास्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति, न मतलब नहीं है बोला इन्होंने। अगर मैं जगदीश शब्द का संधि विच्छेद करूं तो दोस्तों ये होता है जगत धन ईश, जगत धन ईश। और ध्यान से देखिए,
जब मैंने संधि विच्छेद करा तो यहाँ पे त लिखा है, और त जो होता है वो क से लेके ग के बीच में आता है, ठीक है। ये अ से अह के बीच में तो आता नहीं है, तो इसलिए स्वर संधि तो होगा नहीं है। ये त लिखा है, तो जब भी कोई ऐसा शब्द जो क से ग के बीच में आता है और उससे हम शब्दों को जोड़कर या उसमें स्वर मिलाकर कोई नया शब्द बनाते हैं दोस्तों, तो वो होता है हमारा व्यंजन संधि। क्या होता है दोस्तों? व्यंजन संधि। और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? व्यंजन संधि न अस्ति, मतलब इन्होंने बोला है व्यंजन संधि नहीं होता है, लेकिन वास्तव में ये व्यंजन संधि होता है, इसलिए इसका जवाब भी क्या जाएगा? न। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर ये न हट जाता क्वेश्चन में से तो हमारा आंसर हो जाता आम, लेकिन ये न लगा है इसलिए हमको भी जवाब न देना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जगदीश शब्द में व्यंजन संधि नहीं होती है। तो भाई गलत बात है तो, कि होती है वो तो। आपको एग्जाम में यही पूछ सकते हैं, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद याद रखना, जगत धन ईश होता है दोस्तों। अगला, राज्ञ पुरुष, तो इसको बोलते हैं राज्ञ पुत्र, मतलब राजा का पुत्र। और जब भी का, के, की, इनका बोलता है दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। बिल्कुल सही बात है ये। राज्य पुरुष मतलब राज्ञ पुरुष बोलते हैं इसको। यथाशक्ति, देखिए दोस्तों यथा लिखा है आगे, यथा एक अव्यय है, इसलिए अव्यय भाव समास है। यथा लिखा है, ऐसे प्रतिदिन होता है, वो भी अव्यय भाव समास होता है दोस्तों। आ जन्म होता है, वो भी अव्यय भाव समास होता है दोस्तों। यथाशक्ति का अगर मैं समास विग्रह करूँ तो इसको मैं बोलूँगा शक्ति अनतिक्रम्य। शक्ति अनतिक्रम्य, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं शक्ति अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। थोड़ी स्पेस अभी मैं क्लियर करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। अनतिक्रम्य, आधा क्रम्य, शक्ति तो लिखना आता है आपको, अनतिक्रम्य मतलब शक्ति के अनुसार। और लास्ट है हमारे सामने दोस्तों पंचवटी। पंचवटी में क्वेश्चन में बोला है इत्यास्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति। बिल्कुल नहीं दोस्तों, न। ये हमारा अव्ययभाव समास वाला आंसर आम था। पंचवटी इत्यास्मिन् पदे द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं दोस्तों। द्वंद्व समास तो क्या होता है? जिसमें दोनों पद बराबर होते हैं। और पंचवटी में पंच लिखा है दोस्तों, जब भी किसी शब्द में पहले संख्या होती है, जैसे पंचवटी, नवरात्रि, पंचतंत्र, नवग्रह, दोपहर, तो जब भी किसी शब्द के पहले यहाँ पर कोई संख्या दी होती है, कोई भी संख्या दी होती है, जब यहाँ पर कोई संख्या दी होती है, जैसे पंचवटी है, पंचतंत्र है, नवग्रह है, दोपहर है, तो यहाँ पर दोस्तों द्विगु समास होता है। कौन सा होता है दोस्तों? द्विगु। जब कोई संख्या दी होती है तो द्विगु समास होता है, और यहाँ पे द्वंद्व लिखा है इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा पहला जवाब आम, दूसरा न, तीसरा न, चौथा आम, पांचवा आम और छठा न। दोस्तों ये भी यूट्यूब पे जिन टीचर्स ने पढ़ाया उन्होंने गलत आंसर दिए हैं इसके। थर्ड वाले का भी गलत आंसर दिया हुआ है दोस्तों, और कई जगह पर गलत आंसर दिए, इसलिए मुझे आपको डिटेल में समझाना है, तो इसलिए आप कृपया वो गलती न दोहराएं। मैं आपको संस्कृत बिल्कुल डिटेल में एक एक छोटी से छोटी गलती आपकी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ आपसे न हो और आपको पूरे पूरे नंबर मिले बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बहुत आगे नंबर दिलाने में मदद कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज हमने पढ़े हैं संस्कृत के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, और हमने आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और जो जो महत्वपूर्ण धातु रूप, शब्द रूप है उनकी व्याकरण भी समझाई, उनके बारे में डिटेल में जानकारी भी दी। अब हमारे अगले वीडियोज़ में संस्कृत में और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि जो प्रश्न उत्तर आते हैं, जो आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए आते हैं पेपर्स में, या इसके अलावा आपको जो पत्र लिखने के लिए आते हैं, और जो भी सबसे इम्पोर्टेंट स्कोरिंग जिसको बोलते हैं हम अनसीन पैसेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, संस्कृत में भी इसे आपको पैसेज आते हैं और आपको उनमें से ही ढूंढ के आंसर लिखना पड़ते हैं। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं और अपने आते हुए मार्क्स को गंवा देते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको अनसीन पैसेज में संस्कृत में आंसर ढूंढना है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत में सिर्फ एक वर्ड ही लगाना होता है और बाकी सारा आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाता है। दोस्तों आप एक काम कीजिएगा, अभी इस जो स्क्रीन सामने दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर जो है वो आपको आपकी बुक में या परीक्षा बोर्ड या जो भी आप यूज़ करते हैं स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं,
उसमें आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये प्रश्न उत्तर कृपया करके आप खुद अपनी बुक में से या अपनी जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें से ढूंढ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें टाइम ना ख़राब करते हुए, हाँ मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन सारे, इनके आंसर भी समझा दूंगा, पर अगर आप ये नोट कर लेंगे, जैसे टाइम कम बचा, आपको पता है बोर्ड एग्जाम में टाइम कम है, तो अब मैं जो अपना अगला वीडियो है वो संस्कृत की ग्रामर, जो वाच्य परिवर्तन है, इसके अलावा मैं आपको कैसे प्रश्न निर्माण करते हैं वो सिखाऊंगा, कि कोई भी प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है, फिर संस्कृत में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे करना है, और ये गद्यांशों को पढ़कर इनके उत्तर आपको कैसे देना होते हैं। ये ज़रूर मैं आपको एक एक चीज़ों को बारीकी सिखाऊंगा कि आपको कहाँ और कैसे आंसर लिखना है दोस्तों। इसके अलावा आप एक काम और कीजिएगा, संस्कृत में आपको सुभाषितानी श्लोक आते हैं पेपर में, द्वयम श्लोक लिखत, तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से, ध्यान रखिए खुद की पाठ्य पुस्तक 10वीं की क्लास की, बहुत से बच्चे कोई संस्कृत का श्लोक लिख के आते हैं, है ना, कोई बच्चे जो है वो कोई पुराना श्लोक पढ़ा 6th क्लास का श्लोक लिख कर आ रहे हैं अभी तक, है ना, बहुत से लोग लिख के आते हैं भैया, ऐसा नहीं, झूठ नहीं, बहुत से बच्चे लिख कर अभी भी आते हैं, है ना। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में होगा आपको वही श्लोक लिखना है, और वो भी कोई 2 श्लोक लिखना है ना। बहुत से बच्चे त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव ये लिख कर आते हैं, कुछ लोग गायत्री मंत्र लिख कर आते हैं, देखिए ये फैक्ट है। तो इसलिए जो आपकी किताब में हो आपको वही श्लोकों को लिखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आपको अवकाशार्थे प्रार्थना पत्रम ये याद करना है, या मित्र को जन्मदिन के लिए आमंत्रण पत्र। देखिए आप अवकाशार्थे प्रार्थना पत्रम कर सकते हैं, बिल्कुल करना है आपको ये। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आपको 2 निबंध में बताऊंगा महत्वपूर्ण, एक संस्कृत भाषा का महत्व और एक महाकवि कालिदास। ये आपको ये दोनों निबंध बहुत मूल्यवान इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संस्कृत भाषा महत्व, कालिदास, ये दोनों आपको करना है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका संस्कृत का पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो जाते जाते आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए वीडियो पे व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं पर लाइक कम मिलते हैं, कमेंट भी कम हो पाते हैं, तो जल्दी से आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम संस्कृत की अगली वीडियो भी जल्दी लेकर आएँ आपके लिए, और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है दोस्तों, जब आपका पेपर रहेगा और पेपर में जब भी गैप्स रहेंगी, तो अगर किसी पेपर में अगर 3 दिन की गैप है दोस्तों, तो आपके लिए रोज़ 2 घंटे या 1 घंटे का एक ऐसा वीडियो बनेगा जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर 3 दिन की छुट्टी है मान लो आपके मैथ्स के पेपर में, तो फर्स्ट डे आपको पहले 5 चैप्टर, सेकेंड डे दूसरे 5 चैप्टर, और तीसरे दिन तीसरे 5 चैप्टर, टोटल मिला के 3 दिन में आपका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन सारे हम आपको 3 दिन में पूरा ही करवा देंगे। अगर आप हमारा वीडियो देखकर ही पेपर देने चले जाएंगे तो ही आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे तैयार रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जल्दी मिले आपको तो प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें आपकी कमेंट का भी वेट रहेगा। आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयार हो जाइए अब सब काम छोड़ के सिर्फ अपनी एग्ज़ाम देने के लिए, और लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन जिसने अब तक नहीं दबाया प्लीज़ दबाएँ। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।